अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हाल ही में एक नई बहस छिड़ी है और इसका हमारे साथ, मेरे और आपके साथ एक गहरा रिश्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने एक शॉर्ट ऑर्डर पास किया जिसके तहत उन्होंने सिंध के 3 और पंजाब के 1 अस्पताल की मलकियत वफाकी हुकूमत को दे दी। पर नाजरीन, मामला इन अस्पतालों पर आकर नहीं रुकता। ये सूबाई इख्तियारात का मामला है और इससे जुड़े फंड्स का मामला है जो सूबों को अब NFC अवार्ड के तहत मिलते हैं। इस इकदाम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठ खड़ी हुई और कह डाला कि 18वीं तरमीम को खतरा है। कुछ कुव्वतें की कोशिश है, वो 18वीं तरमीम को अंडरमाइन करना चाहते हैं, आपके इदारे आपसे छीनना चाहते हैं। हम इनको 18th अमेंडमेंट को, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं करने देंगे। हम उनको NICVD, JPMC और NICH को नहीं छीनने देंगे। हम अपने लीगल ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा सिंध हुकूमत का रिव्यू भी होगा सुप्रीम कोर्ट में, और मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ। मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूँ। कठपुतली हुकूमत को इस्तेमाल करके हमारा 18वीं आईन, हमारा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करके ये सदारती निज़ाम ले आना चाहते हैं। मेरे को अब समझ आ रही है कि ये 18th अमेंडमेंट का झगड़ा है, और 18th अमेंडमेंट में ये समझते नहीं कि मैं करना भी चाहूं तो बलूचिस्तान नहीं मानता, KP नहीं मानता, पंजाब नहीं मानता, सिंध नहीं मानेगा। सबसे ज्यादा एडवांटेज उसका पंजाब को है, पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है, आपको एडवांटेज हुआ है, आपके यहाँ पैसा ज्यादा आया है, इसलिए शहबाज साहब खर्च कर चुके हैं। नाजरीन, 18वीं तरमीम वो तरमीम है जिसके तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए और सेहत अब सूबाई मामला है। जाहिर है ये हमारे लिए आइन के मुताबिक बुनियादी हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरकार क्यों खड़ी हुई? इसलिए भी कि साबिक चीफ जस्टिस ने इस शॉर्ट ऑर्डर में ये भी लिख दिया कि हम जानते हैं कि आइन के तहत फेडरेशन को बनाने के लिए अस्पतालों और टीचिंग इदारों को चलाना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस मामले में ज़िंदगी की बात है जो बुनियादी हक है। उन्होंने ये भी कह डाला, और मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, टू curtail or circumscribe the power of the federal government to enforce fundamental rights guaranteed by the constitution would be anathema for the concept of federalism। यानी इसकी तशरीह ये भी की जा रही है कि वो बुनियादी हक जो आइन में हैं, जैसे तालीम, इजहार राय, फ्री ट्रायल वगैरह, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो नाफिज करे। तो सूबाई हुकूमत के इख्तियारात का क्या होगा? वफाक के इख्तियारात शुरू कहाँ होते हैं और ख़त्म कहाँ होते हैं, इसके ऊपर भी एक सवाल है। ये कौन फ़ैसला करेगा कि अदालतों में या पार्लियामेंट के अंदर ये फ़ैसला होगा कि इनकी जो हदूद हैं वो कहाँ शुरू होती हैं और कहाँ ख़त्म होती है? नाज़रीन, इसका बराह रास्त असर NFC अवार्ड पर भी पड़ सकता है, जिसके तहत सूबों को फ़ंड्स दिए जाते हैं जो हमारी फलाह बहबूद पर खर्च होते हैं। इन तमाम मामलात पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे सलमान अकरम राजा साहब, माहिर कानून हैं और 18वीं तरमीम के ऊपर आर्टिकल्स भी लिखते रहे हैं। राना मोहम्मद अफजल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है और आप पिछली हुकूमत के अंदर इकोनॉमिक्स के ऊपर भी आपने काम किया है, फाइनेंस के ऊपर भी काम किया और NFC अवार्ड के मामलात को अच्छी तरीके से जानते हैं। साबिर बलोच साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आप हमें ज्वाइन करेंगे कराची से। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ होंगे, तर्जमान हैं वज़ीर आज़म के, अभी तक तो वो नहीं आए मगर वादा ज़रूर किया है कि वो आज आएंगे। साबिर बलोच साहब, और सवाल ये है कि आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस शॉर्ट ऑर्डर को इतनी सस्पिशियस निगाहों से क्यों देख रही है? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि जो 3 अस्पताल हैं उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो अब फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आती है। देखें मुनीज़ा बीबी, बात 3 अस्पतालों की या 4 अस्पतालों की नहीं है। देखो, 18th अमेंडमेंट का बुनियादी मकसद वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने असली
रूह और स्पिरिट में लाना है, और दूसरी बात यह है कि सूबों को भी खुद मुख्तारी देनी है। यही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी न होने की वजह से, सूबों को खुद मुख्तारी न देने की वजह से, उनको एम्पावर न करने की वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इस पाकिस्तान के लोगों ने और तो कोई यानी उनका भी डिमांड यही था कि जी के बशरी पाकिस्तान में आप खुद मुख्तारी दे दें, आप हमें अपने काम जो है ना अपने तरीके से करने दे दें। सिविलाइज्ड मुल्कों में, नॉन सिविलाइज्ड मुल्कों में इवन जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको फुल फ्लेज ऑटोनॉमी मिली हुई है। हमारे 18 अमेंडमेंट के बाद हेल्थ, एनवायरनमेंट, टूरिज्म और आपका एजुकेशन, ये सारे का सारा इट वेंट टू द प्रोविंसेस। ठीक। अच्छा, अब ये कि ये कहना कि जी के ये इतने जो है ना ये हॉस्पिटल्स हैं या फलाने हैं ये फेडरल गवर्नमेंट उनको चलाएगी, तो ये तो जो ना ये तो उस लेजिस्लेशन की मुखालिफत वो है, ये तो एक यानी उस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है कि जिसमें आपने एम्पावर कर दिया है सूबों को। इट्स एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सलमान अकरम राजा साहब, बात यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खदशा है वो सिर्फ इन 3 अस्पतालों तक महदूद नहीं है, जिस तरह कि आपने इनकी बात सुनी, तो आप समझते हैं कि इस शॉर्ट ऑर्डर से पूरी 18वीं तरमीम को खतरा है? देखिए, इस शॉर्ट ऑर्डर में एक तो मेजॉरिटी जजमेंट है 4 जज साहिबान की और एक डाइसेंटिंग नोट है जस्टिस मकबूल बाकिर साहब का जी। और दोनों बहुत दिलचस्प है। देखिए, पहले हम मेजॉरिटी जो अक्सरियत का फैसला है उसको देख लेते हैं। ठीक। उसमें जो अहम बात की गई है वो पर्पसेस ऑफ द फेडरेशन, एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे आइन में मौजूद है, उसकी एक तरह से तशरीह की गई है और यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा मामला जिसको पर्पस ऑफ द फेडरेशन कहा जा सके, उसके हवाले से आइन के शेड्यूल 4 की एंट्री 37 के तहत फेडरेशन को यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार हासिल है कि वो इदारे कायम भी करे और अगर एंट्री 37 का इतलाक होता है तो फिर सूबाई कानून के तहत उन इदारों को चलाए, मासवाए ये कि उन इदारों के हवाले से कोई विफाकी कानून साजी की जाए। अगर तो विफाकी कानून बन जाता है एंट्री 37 में जिन इदारों को पर्पस ऑफ द फेडरेशन के हवाले से कायम किया गया है, तो फिर जाहिर है विफाकी कानून जो है फौकियत लेगा। लेकिन जहां अक्सरियती फैसले ने इसको बहुत बढ़ावा दिया है वो ये कहा है कि जो भी मामला बुनियादी हुकूक के हवाले से अहम है, यानी कि आइन में राइट टू लाइफ है, जिंदगी का हक है, उसमें सेहत का हक, तालीम का हक भी मुज़मिर है, तो इन तमाम हवाला जात से वफाकी हुकूमत जो है इदारे भी कायम कर सकती है और एंट्री 37 जो है आइन की उसके तहत काम कर सकती है। जिसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा अमल जिसको बुनियादी हुकूक से जोड़ा जा सके, उसके हवाले से विफाक को और विफाकी हुकूमत को इख्तियार इस फैसले की रूह से मिल गया है। मगर इससे कता कलामी माफ होगा, इससे जाहिर है सूबे जो हैं वो तो नाराज तो होंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है उसके ना तो बहुत बेतहाशा राइट्स हैं। जी ऐसा ही है और इसीलिए एक जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, अब जाहिर है जब मुकम्मल जजमेंट, तवील जजमेंट सामने आएगी तो बात मजीद वाज़ेह होगी, लेकिन जो खदशा जाहिर किया जा रहा है और जो जस्टिस मकबूल बाकिर ने अपने डाइसेंटिंग नोट में भी जाहिर किया है वो यही है कि चूंकि बुनियादी हुकूक तो जिंदगी के हर गोशे पर हावी हैं, तो इन तमाम हवालों से अगर विफाकी हुकूमत को इख्तियार हासिल हो जाता है इदारे कायम करने का और एंट्री 37 जो है उसके तहत न सिर्फ एग्जीक्यूटिव बल्कि लेजिस्लेटिव इख्तियार भी हासिल हो जाता है, तो फिर ये एक तरह से जो खदशा है वो ये है कि एक लामतनाही किस्म की एक ताकत है जो विफाक हासिल कर लेगा। तो ये एक बात समझ में आती है कि क्यों इस हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है। जो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने बात की है अपने डाइसेंटिंग नोट में, उन्होंने पर्पसेस ऑफ द फेडरेशन को महदूद कर दिया है। उनकी नज़र में पर्पसेस ऑफ द फेडरेशन जो है इसका तसव्वुर वो नहीं है जो अक्सरियती फैसले में लिया गया है कि बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक हर मामला पर्पस ऑफ द फेडरेशन है, यानी कि वफाक का एक मामला है। उनकी नज़र में आइन का आर्टिकल 274 अहम है, जहां ये कहा गया है कि वो मामलात जो फेडरल डोमेन में हैं उनके हवाले से अगर कोई इदारा कायम था जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आई, नाफिजुल अमल हुई, तो वो इदारा तो विफाक के पास रहेगा, बाकी इदारे जो हैं वो सूबों को दे दिए जाएंगे। यानी कि पर्पस ऑफ द फेडरेशन की जो तशरीह जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने की है आइन के आर्टिकल 274 को सामने रखते हुए, उसको उन्होंने जोड़ दिया है
उन इख्तियारात से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने वाज़े तौर पर विफाक को या सूबों को दिए हैं। जी, और मेरा ख्याल है जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने ये भी कहा है, आर्टिकल 142C को कोट करते हुए उन्होंने कहा है दैट एक्सप्रेसली curtails the limits of the federal legislature government which needs to be respected। राना अफजल साहब, आपकी पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर रही, एक बहुत बड़ी पार्टी है पंजाब की। यहाँ पे शेख जायद हस्पताल जो है उसकी भी जो इख्तियारात हैं वो फेडरेशन को दे दी गई। क्या वजह है कि आपकी पार्टी से इस किस्म की कोई आवाज़ नहीं आई? चूँकि जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं बराह रास्त कि जी इसका जो सबसे बुरा असर होगा वो पंजाब पे होगा, चूँकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि यहाँ पे ना ये इशू प्रॉपर्टी का है, ना ये पावर्स का इशू है कि किसकी क्या पावर्स हैं। फेडरेशन ऑब्वियसली मोर पावरफुल दैन प्रोविंसेस। तो ये इशू है सर्विसेज रेंडर करने का। मैं उसको बिल्कुल एक डिफरेंट निगाह से देखता हूँ कि हमें अपने मुल्क में प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, हमें एक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की ज़रूरत है। जब आपने हेल्थ को डिवॉल्व कर दिया तो फिर हेल्थ की सारा एक्सपर्टीज जो है वो सूबों के अंदर डेवलप होगी। अब यहाँ मैं देखता हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट ने स्कूल भी खोले हुए हैं, अस्पताल भी खोले हुए हैं, और ना ही उनके पास वो कोई प्रोफेशनलिज्म को गेज करने का तरीका होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इस एंगल से देखा जाता कि अवाम की बेहतरी कहाँ पे है, वेयर डू द पीपल ऑफ पाकिस्तान बेनिफिट, तो वो मैं समझता हूँ कि जब आपने डिवॉल्व कर दिया सूबों को तो फिर वहां पे उस चीज को मशरूम उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी। आपका जो जाती मौकफ है वो तो यही है कि सूबों के पास ही इख्तियार होना चाहिए, मगर ये क्या वजह है कि आपकी लीडरशिप जो बहुत बात करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, इसके ऊपर उन्होंने ज्यादा बात नहीं की? देखिए, मेरा ख्याल है ये टॉपिक बात करने का तो फायदा है पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेशन के वहां पे, और पार्लियामेंट को इस चीज को डिबेट करना चाहिए। पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई खास आवाज इशू के पर नहीं उठी? मेरा ख्याल है अभी ये टॉपिक यहाँ पे एजेंडाइज कोई ऐसे नहीं आ रहे इस पार्लियामेंट के अंदर, तो कोई काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने लेके आना होता है काम, ऑपोजिशन भी डिमांड कर सकती है, अगर नहीं हुई तो मैं समझता हूँ करना चाहिए। ठीक, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान साहब हैं और सिंध से हमें ज्वाइन करें। खुर्रम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सिर्फ ये बताइएगा कि बात हम कर रहे हैं 18वीं तरमीम के ऊपर, और जो हाल ही में जजमेंट आई है, शॉर्ट ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसके बारे में बात करें। उसके तहत बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि अगर आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लें और बुनियादी हकूक़ जो है उसके अंदर हेल्थ भी आती है, तो फिर बुनियादी हकूक़ के अंदर लॉ ऑर्डर, लॉ इन्फोर्समेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, तो फिर अगला स्टेप यही होगा कि प्रोविंसेस से आप लॉ इन्फोर्समेंट भी ले लेंगे। ये केस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत पर नहीं किया था। आज से चंद साल पहले NICVD, JPMC और NICH के एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने ये केस किया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है और इसको वापस किया जाए। ये हमने केस नहीं किया था, या से चंद दिन पहले जितने सालों से केस वो बात, वो पस मंजर हमें पता है, मगर मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरीके से मौकफ इस इशू के पर आ जाए, चूंकि एक शॉर्ट ऑर्डर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, 18वीं तरमीम जो है वो एक अच्छी तरमीम है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। एक अच्छा निज़ाम है जो कि हर सूबे के अंदर बेहतर तरीके से चल रहा है, लेकिन मसला ये है कि सूबे सिंध के अंदर 18वीं तरमीम की बड़ी परेशानियां हैं। अब आप मुझे बताना कि मैं एज अ कराची आपसे बात करता हूँ, मेरे अलावा जो भी कराची का होगा, कि पूरे सूबे सिंध के किसी भी शहर का होगा। अब मसला ये है कि 18वीं तरमीम क्या कहती है, आपके हकूक हैं, आप अपने मसाइल खुद हल करें, लोगों को जो सहूलियात है वो आप फराहम करें, ये वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। मैं सूबे सिंध में रहते हुए आपको बताऊं कि मेरे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तालीम यहाँ पर नहीं है। मुझे अगर अस्पताल में जाना हो या मेरी फैमिली को जाना हो तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि अगर सूबे जो हैं वो फेल हो जाएं तो फिर फेडरेशन को, वफाक को स्टेप इन कर जाना चाहिए, यही कह रहे हैं? बिल्कुल जाहिर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। हम सिर्फ ये बात करेंगे 18वीं तरमीम के बाद आपके पास जो इख्तियारात आए उसके जरिए आप लोगों को यहाँ पे वो सारी बेसिक नेसेसिटीज फराहम तो करें। हम तो नहीं करेंगे 18वीं तरमीम के और हम कोई हमला करने जा रहे हैं। ये असल में खुद मुकम्मल तौर पर इतना ज्यादा फेल हो गए हैं लोग यहाँ पे। देखिए ना, 11वां साल चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। 1970 से 5वीं दफा इनकी हुकूमत बनी है सिंध के अंदर।
लेकिन आज भी लोगों के वही मसाइल खड़े हैं। अच्छा, ये अब आपने एक अहम इशू रेज किया है साबिर बलोच साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्योंकि फिर हमने देखा कि इसके अंदर ये भी हुआ था कि आपको याद होगा चीफ जस्टिस साहब इन अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया था, जिसके बाद ये जजमेंट सामने आई। तो ये इनका मौक़िफ़ कि अगर आप बुनियादी सहूलियात नहीं दे पाए अपनी आवाम को तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को स्टेप इन कर जाना चाहिए, इसमें क्या हर्ज? नहीं, देखो, फेडरल गवर्नमेंट उस तरह स्टेप इन नहीं कर सकती। आपको हर चीज आइन और आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट जरदारी साहब का जो है ना उन्होंने जो फरमाया था कि भाई मैं भी चाहूं तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि दूसरे सूबे नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर लूं कि देखो, आर्टिकल 5 में ये ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र है। ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब ये है कि जो आइन में जो कुछ भी दिया गया है, जो कुछ भी कहा गया है, उसको फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हर शहरी और हर अदारा वो उसको मानेगा। अब जब हेल्थ वो सूबों को मुंतकिल हो चुका है तो उसमें ये बात तो नहीं हो सकती ना जी कि ये फलाना हॉस्पिटल मुझे पसंद, ये फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी और फलाना वो चलाएगी। आज हेल्थ की बात है, कल जो है हायर एजुकेशन सूबों को चला गया है, कल को कह दिया हायर एजुकेशन, उसमें भी आप देखें कि वहां पर कितनी मुदाखलतें हो रही हैं। नहीं, मगर ये सब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो रहा है ना जी। टूरिज्म को देखें, टूरिज्म कंप्लीटली जी, ये सब कुछ तो अदालतें कर रही हैं ना, इसके अंदर पार्लियामेंट की तो अभी कोई रोल नहीं। जी, अदालतें देखो, देखिए मेरी अर्ज सुने ना जी, मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह अभी खुर्रम साहब ने फरमाया कि जी कि इसमें गवर्नमेंट का या तहरीक इंसाफ का कोई अमल दखल नहीं है, तो बात यह है कि जब आइन के अंदर ये सब कुछ है, आइन इजाजत देता है सूबों को कि भी कि वो जो अंडर 18th अमेंडमेंट के आप जो है ना तमाम ये हेल्थ डिपार्टमेंट आपके उसमें परव्यू में आ जाते हैं, तो फिर वहाँ क्यों वो नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में? वो क्यों नहीं जाते यानी वहाँ पे ये बताने के लिए कि जी कि ये ज्यूरिसडिक्शन अब सूबे का है, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। ये उनका आईनी जो है ना वो उनकी जिम्मेदारी है। और अगर दूसरी बात यह है कि अगर वो चाहते हैं कि जी अगर ये हॉस्पिटल, ये एजुकेशन के जो अदारे हैं या टूरिज्म के जो अदारे हैं ये फेडरल गवर्नमेंट चलाए, या 1 या 2 या 10 या 20 जितने भी हो, तो उनको मुरीजा बीबी दे हैज टू ब्रिंग एन अदर अमेंडमेंट। अच्छा, ये आपने अहम पॉइंट आपने रेज किया है जी साबिर बलोच साहब, आपने एक अहम नुक्ता जो है वो आपने रेज किया है। मुझे एक वक्फा भी लेना है, मगर आपने कहा कि अगर 18वीं तरमीम के अंदर तरमीम करनी है तो फिर आपको फिर वापस पार्लियामेंट आना होगा, उसका क्या तौर तरीका होगा कानूनी तौर पे? वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। 18वीं तरमीम और सूबों के इख्तियारात की बात हो रही है। सलमान अकरम राजा साहब, अगर 18वीं तरमीम के अंदर हमने तरमीम लानी है तो क्या उसका ये तरीका है कि प्रोविंशियल जो हुकूमत है, जो कौमी असम्बली है और सेनेट है, उसके अंदर 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी अगर हमने अमेंडमेंट लानी है? बाकायदा तरीके से आइनी तरमीम होती है, वो तो उसका तरीका आइन के आर्टिकल 238 में है। नेशनल असेंबली में बिल पेश किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, या सेनेट में किया जाए, दोनों हाउसेज में उसको 2/3 अक्सरियत से पास करवाना होता है। लेकिन यहाँ बात ये नहीं हो रही, यहाँ बात ये हो रही है कि तशरीह के जरिए एक ऐसी ताबीर कायम की जा रही है जो बाज़ लोगों की नज़र में उस मकसद से हटकर है जो 18वीं तरमीम के पीछे था। अब ये बहस हो रही है कि क्या तशरीह के जरिए तरमीम की जा रही है, जबकि बाकायदा तरमीम तो जाहिर है कि 18वीं तरमीम की नहीं की गई या इन हवालों से नहीं की गई जो अब ज़ेर बहस हैं, लेकिन ताबीर और तशरीह ऐसी की जा रही है आइनी शिकों की कि बाज़ लोगों की नज़र में 18वीं तरमीम उससे ज़ायल होती नज़र आती है। तो ये इस वक्त बहस है और इस बहस को ज़ाहिर अदालतों ही में चलाना होगा बिलाखिर, क्योंकि ताबीर या तशरीह का हक आइन की किसी भी शक का बिलाखिर अदालत को, अदालत उज़्मा ही को हासिल है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक बाकायदा आइनी तरमीम के ज़रिए इन बातों की मज़ीद वजाहत कर दी जाए ताकि जो ताबीर या जो तशरीह अदालत ने अपनाई है उसके हवाले से वजाहत हो जाए कि हम बतौर पार्लियामेंट मामलात को यूं चलाना चाहते हैं और यूं नहीं चलाना चाहते। राजा साहब ने जिस तरह फरमाया ना, मैं आपको एक अर्ज कर लूं कि देखो आर्टिकल 184(1) के तहत आइन में वो ये है कि अगर कोई तजाद है, कोई डिस्प्यूट है बिटवीन द प्रोविंस एंड द फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट का, या प्रोविंस टू प्रोविंस,
उसमें फिर यह है कि अंडर 184(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार है कि वो उस डिस्प्यूट को देखे और उसकी तशरीह करे, ठीक है ना जी। लेकिन यहां पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। हाँ। यहां पर तो यह कि देखें ना, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जो बात की थी वो आर्टिकल 5 को मद्देनजर रखकर उसने बात की थी। हाँ। और उसने ये कहा था कि जनाब क्या मेरे इख्तियार में नहीं है। हाँ। लेकिन इसलिए इख्तियार में नहीं है कि वो जो है वो ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात उसने की है। और अब मैं आपको ये बताऊं कि ये आर्टिकल 184 में वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तशरीह कहेगा, ये बताएगा इस डिस्प्यूट को मुतालिक कि जी प्रोविंस और फेडरेशन के दरमियान, अब प्रोविंस या प्रोविंस के दरमियान, अब इस किस्म का डिस्प्यूट तो है नहीं। लेकिन अब इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि वो अगर एक भी हॉस्पिटल अगर वो चला गया फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को, दैट विल बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, मगर अब ये बताइए साबिर बलोच साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी क्या, क्योंकि आपके खिलाफ ऑर्डर आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे? आप क्या रिव्यू में जाएंगे या पार्लियामेंट में मामला उठाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, हम तो पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने ही तो ये तरमीमें लाई हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी यानी पार्लियामेंट की सुपरमेसी के मुतालिक है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जी के आइन में, कानून में जिस किस्म की तब्दीली या अमेंडमेंट आती है वो पार्लियामेंट ही लाती है। तो जाहिर है कि जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने पहले ही कहा कि वो रजिस्ट करेंगे इस इशू पे, तो वी हैव टू गो बैक टू द जाएंगे आइन, ये मसला जो ना पार्लियामेंट में उठाएंगे। अब राना अफजल साहब, अगर ये पार्लियामेंट में वापस आते हैं तो आपका इसके ऊपर क्या राय है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी? क्या आप इनका साथ देंगे और आप कहेंगे जी के 18वीं तरमीम की जो भी तरजीह होनी है, इंटरप्रिटेशन होनी है, वो पार्लियामेंट में हो? लेट अस नॉट लीव इट टू द सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट्स इन जनरल। इसमें तो मेरी कोई शक की बात नहीं है कि एक कंबाइंड विजडम के साथ हम एक फैसला कर लें। लेकिन यहाँ जब कहा, जैसे राजा साहब ने फरमाया कि उसकी तशरीह जो है वो अदलिया का ही काम है, और वो दुरुस्त कहा उन्होंने। लेकिन जब वो तशरीह करते हैं तो उस वक्त वो बहुत ऐसे भी केसेस हैं दुनिया में कि पार्लियामेंट की डिबेट के वो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, देखते हैं कि उस वक्त जिन लोगों ने इस कानून की बुनियाद रखी थी उनका पर्पस क्या था। और यहाँ जो है पर्पस वो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर को, हेल्थ को, एजुकेशन को डिवॉल्व करना था सूबों के पास। जो ओरिजिनल डिजाइन था उससे हटते हुए, ओरिजिनल पर्पस से हटते हुए, लोगों की ख्वाहिशात जो हैं कि वो कहाँ रहना चाहते हैं वो ज्यादा शायद अहमियत ले रही हैं, ना कि वो सोच जिसके तहत इसको डिवॉल्व किया गया था। और उसके पीछे नहीं, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर कहाँ खड़ी होगी। क्या वो ये कहेगी कि 18वीं तरमीम के अंदर कोई तरमीम होनी है तो इधर नेशनल असेंबली में होगी, पार्लियामान करेगा, या आप कहेंगे कि 18वीं तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर सकता है? इसके ऊपर वाज़े राय आपकी पार्टी की क्यों नहीं है? जैसे इसमें आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, ये वाकई कंफ्यूजिंग है इस वक्त। जैसे इस वक्त मुल्क के अंदर कंसेंसस की जरूरत है, उसी तरह से हर जमात में भी कंसेंसस की जरूरत है। तो इसके ऊपर अभी बात नहीं हुई, पार्टी में भी इसके अंदर डिबेट होगी। मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ, लेकिन पार्टी, मेरा ख्याल है कि इस पार्टी में 20-25 साल के बाद मुझे अपनी पार्टी की सोच का अंदाजा है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि कम से कम आपकी पार्टी इस तरफ ज्यादा झुकाव होगा कि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो, पार्लियामेंट में डिस्कस हो, और ये मामला सूबाई है। नाज़रीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हाल ही में जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसने सूबों के इख्तियारात के ऊपर एक नई बहस छेड़ दी है और उसी के बारे में बात हो रही है। सलमान अकरम राजा साहब, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हक है कि वो किसी भी कानून की तशरीह करे, मगर यहाँ पे पार्लियामेंट कहती है कि हम बालादस्त हैं और हमें यहाँ पे 18वीं तरमीम के अंदर तरमीम करनी है तो पार्लियामेंट ने करनी है। तो फिर अगर ऐसा मामला बन जाता है और ये शॉर्ट ऑर्डर अनएक्सेप्टेबल होता है लेट्स से पार्लियामेंट को, तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए, एक तशरीह सामने आ जाएगी जब ये मुकम्मल जजमेंट, तवील जजमेंट सामने आएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इस शॉर्ट ऑर्डर से हमें नजर तो आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, उसके जो दलाइल हैं, जो रीजनिंग है, वो तवील जजमेंट में सामने आ जाएगी।
अब यहाँ पे जो बात की गई कि आइन का जो आर्टिकल 37 है उसमें जो पर्पस ऑफ द फेडरेशन है वो विफाक को एक ताकत अता करता है बुनियादी हुकूक के हवाले से। अब ये वजाहत कर सकती है पार्लियामेंट एक तरमीम के जरिए कि जो पर्पसेस ऑफ द फेडरेशन एंट्री 37 में है 4th शेड्यूल के, उनका ताल्लुक इस तरह बुनियादी हुकूक से नहीं जोड़ा जा सकता जैसा कि इस जजमेंट में जोड़ा गया है। बुनियादी हुकूक का इतलाक सूबों का भी फर्ज है, विफाक का भी फर्ज है, और वो कौन वो फर्ज निभाएगा किसी एक हक के हवाले से या किसी एक शोबे के हवाले से, उसका ताल्लुक लेजिस्लेटिव एम्पावरमेंट से है। लिहाजा इस नौयत की तशरीह पार्लियामेंट कर सकती है जिसके जरिए जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे उस फैसले की रोशनी में एक वजाहत कर दी जाए कि नहीं, हमारा मकसद ये नहीं था, ये है, और अब हम इसको वाज़े अल्फाज में पार्लियामेंट बयान करती है कि ये होगा। ऐसा कई दफा हुआ है माजी में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं और कानून में या आइन में तरमीम के जरिए उन फैसलों से हटकर एक जो ख्वाहिश है पार्लियामेंट की उसका इजहार कर दिया गया है, और फिर पार्लियामेंट की वो ख्वाहिश जो है वो जाहिर है बालादस्त हो जाती है। शॉर्ट ऑर्डर एक हस्तार पंजाब से उन्होंने उस शॉर्ट ऑर्डर का पार्लियामेंट ये तशरीह कर देती है कि जी और है वो सूबों का मामला है, वफाक का नहीं है। लेकिन अगर एक वाज़ेह तरमीम आ जाती है और उससे इस जजमेंट का असर ज़ायल हो जाता है तो फिर जाहिर है असर ज़ायल हो जाएगा। मैंने ये अर्ज किया कि कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं और पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए उन फैसलों के असर को ज़ायल किया है। ठीक है राना अफजल साहब, एक बात मैं आपसे और पूछूंगी और साबिर शाह साहब से भी पूछूंगी, वो ये है कि एनएफसी अवार्ड की अब बात हो रही है और ये हो रहा है कि 9th जो है एनएफसी अवार्ड जो है उसकी नई रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब इसके अंदर आपको फाटा का मर्जर भी देखना होगा जिसको आपने 3% देना है, और आपने ये जो नया पॉलिटिकल पॉपुलेशन सेंसस हुआ है उसके मुताबिक आपने देना होगा। तो अगर 18वीं तरमीम के ऊपर इस तरह की जजमेंट्स आ रही हैं तो उसका कोई बराह रास्त असर तो नहीं होगा एनएफसी अवार्ड के ऊपर? राना साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। ये बड़ा वाज़ेह है हमारा जो एनएफसी अवार्ड है, और उसमें ये चीज़ भी है कि सूबों को जो आप एक दफ़ा जिस लेवल की फंडिंग पे ले जाते हैं वो कम नहीं की जाएगी। तो अब फाटा का एक इशू होगा ज़रूर, उसमें कुछ इश्यूज होंगे जो माजी के अंदर जब खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन स्टेट था तो उसको सारे सूबों ने अपने शेयर में से कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने शुरू किए थे। अब जबकि दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आ गई है और शायद उसमें उसकी वो चीज़ें रिवर्स हों और फिर उसकी जगह आपको, क्योंकि फाटा में डेवलपमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है, तो ये दो इश्यूज होंगे। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है मेरा ख्याल है कि वो तो रहेगा, वही रहेगा। जी साबिर बलोच साहब, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो नया एनएफसी अवार्ड देने जा रहे हैं, चूंकि 2010 से कोई एनएफसी अवार्ड नहीं दिया गया, तो क्या आपको उम्मीद है कि इस बार मिल जाएगा आपको, और आपको क्या खदशात हैं? नहीं, डेफिनेटली देखें, बीबी बात यह कि अभी जो यानी जो छोटे छोटे इश्यूज जो पैदा हो रहे हैं उनके लिए जो ना जो फेडरल गवर्नमेंट की जो वो जो बिहेवियर है, अब ज़ाहिर एनएफसी अवार्ड हो या कोई और भी कोई चीज़ें, ये मसले उठाएंगे। ये मसले इसलिए उठाएंगे, देखें अब तो ये है कि जिस तरह कहा गया कि जी कि अब हालात बेहतर हैं वहाँ पे यानी फाटा के इलाके में, अब जाहिर है कि कोई सूबा, हर सूबे को अपनी डेवलपमेंट चाहिए, अपनी तरक्की चाहिए, और उतने यानी उनके रिसोर्सेज या उतने फंड्स नहीं हैं कि जिनके लिए वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो फाटा के लिए जो है ना कोई सूबा इस मसले तैयार नहीं होगा। अब ये प्रॉब्लम उसका है, अगर वो उसको जो 3% का जो मामला है उसको मेरे ख्याल में उसको फेडरल गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए, फेडरेशन को उसको पूरा करना चाहिए, किसी सूबे से कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि सूबों को 3% देना होगा जी, कि फेडरल डिविजिबल पूल आगे इतना छोटा है तो अब सूबों के पास सब कुछ चला जाता है, तो सूबों को 3% देना चाहिए। अगर आप नहीं, अगर आप उसको देख लें जी, अगर आप उसको कैलकुलेट कर लें, फेडरेशन के फेडरल गवर्नमेंट का वो पूल इतना छोटा नहीं है, वो चाहें तो वो कर सकते हैं, वो उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी मैं एक बात आपको अर्ज कर लूं, ये बात है, देखो बुनियादी बात ये है बुरीजा बीबी कि देखें ये क्यों इस तरह कर रहे हैं ये सब लोग, इसलिए कि वो एक एजुमनी था, वो एजुमनी को वो खत्म हो गई है।
यानी वो टूट गई है एक लिहाज से। अब वो उस ताकत को, उस पावर को, उसको फिर से यूनाइट करने के लिए ये जो ना इमरान खान और ये तहरीक इंसाफ वाले ये हमें एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ले जा रहे हैं ताकि वो इस हेजेमनी को, इस ताकत को फिर से सेटलाइज कर दे, जो किसी सूरत में सूबे नहीं मानेंगे। बलोच साहब, आप लोग ये कहते हैं क्या फायदा होगा उनको? उसको इसलिए फायदा होगा कि जब प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी तो सूबों को जी बीच में कोई बोल रहा है मेरे ख्याल में। नहीं, आप बात अपनी खत्म करें तो मैंने प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं आपको कि चूंकि अब पावर्स, इख्तियार वो सूबों को पीपल्स पार्टी ने प्रोविंशियल असेंबलीज को दी हुई है, सूबों को दी हुई है, प्रोविंस को दी हुई है। अब वो चूंकि अब वो ताकत फेडरेशन के पास नहीं रहा, फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं रहा, या दूसरे जो अदारे हैं उनके पास नहीं रहा। अब जो है ना, अब तकसीम हो गई है पावर, पैसे, वेल्थ तकसीम हो चुकी है। मैं आपकी बात समझ गई हूं, मैं आपकी बात समझ गई हूं। तकसीम हो चुके, अब उसको फिर से सेंट्रलाइज करने के लिए जी साबिर बलोच साहब, इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए और जरूर हम वो बहस भी छेड़ेंगे। आज के लिए इतना ही नाजरीन। सलमान अकरम राजा साहब, राना मोहम्मद अफजल साहब, साबिर बलोच साहब, खुरम शेर जमान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब ने वादा किया था कि वो आएंगे, मगर उन्होंने वो वादा नहीं निभाया। उम्मीद है कि आइंदा से वो इस तरह नहीं करेंगे। तो नाजरीन, अगर इस बहस को हम लपेटें तो ये मामलात तो सामने हैं कि अगर 18वीं तरमीम के अंदर तरमीम होनी है या बहस भी होनी है तो उसका जो सही फोरम है वो कौमी असम्बली है, वो पार्लियामेंट है, और उसके अंदर जो कम अज़ कम राय है हमारे सियासतदानों की और लीगल एक्सपर्ट्स की वो यही है कि पार्लियामेंट को ही सुप्रीम होना चाहिए। आज के लिए नाजरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।